नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम नीट और IIT मेंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो से हम मैथमेटिकल फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थात आज से हम देखेंगे भौतिकी में गणित किस तरीके से यूज में आती है। हम मैथमेटिकल फिजिक्स के 5 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें पहले वीडियो में हम देखेंगे बीजगणित और ज्यामिति से संबंधित सूत्र, फॉर्मूले और उन्हें कैसे फिजिक्स में हम यूज में लेते हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे। उसके पश्चात हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और अंत में हम 2 वीडियो लेकर आएंगे, एक अवकलन का तथा एक समाकलन का। हम संपूर्ण जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसको 5 वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। हमारी भौतिकी के अंतर्गत जो गणित यूज में आती है उसको हम आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से उसको किस तरीके से प्रयोग में ले सकते हैं, उन्हें हम अब अगले वीडियोज में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में हम अलजेब्रा की बात करते हैं, बीजगणित की बात करते हैं। फॉर्मूले आए कहाँ से, इससे ज़्यादा हम सीधा फॉर्मूले पर फोकस करेंगे और उनके प्रयोग को हम यहां पर देखने वाले हैं। बीजगणित से रिलेटेड फॉर्मूले और उनका प्रयोग। देखिए विद्यार्थियों, हमने छोटी क्लासों में कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, आप कक्षा 10 तक पढ़े हैं तो कक्षा 9 और 10 में कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a+b इंटू a-b आप जानते ही हैं, a+b का क्यूब, a-b का क्यूब, ये सब कुछ आप पहले छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। चलिए देख लेते हैं। जो पहला हमारा फॉर्मूला है वो है a+b का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर वो होता है a² + b² + 2ab। इसी प्रकार से आप देखिए a-b का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a² + b² - 2ab। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, a+b इंटू a-b ये होता है a² - b²। a+b का क्यूब ये होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। इसी प्रकार से आप देखेंगे a-b का क्यूब तो a³ - b³ - 3ab a-b, ये फॉर्मूले होते हैं। सीधे सीधे बहुत ज़्यादा यूज में आने वाले हैं। मेन तो ये जो 3 फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज में आएंगे। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इसके अलावा a+b इंटू a-b जो कि a² - b² के इक्वल होता है। ये बहुत यूज में आते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, कम यूज में आएंगे। देखिए मैं आपको अब बताता हूं द्विघात समीकरण और उसका हल किस तरीके से लिखा जा सकता है। द्विघात समीकरण होती क्या है। देखिए द्विघात समीकरण इस फॉर्म में होती है a x² + bx + c = 0। इस फॉर्म में ही होगी। यहाँ पर 3 कांस्टेंट होंगे a, b और c और x एक चर होगा। इस चर की जो वैल्यू है, इसके जो मूल है वो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसके मूल कैसे ज्ञात करें, इसके मूल ज्ञात करने का इसका हल है वो देख लीजिए। x बराबर होता है -b ± √ b² - 4ac/2a, ये इसका हल होता है। अब देखिए
ये जो द्विघात समीकरण है इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल जो हमारे नोट्स में भी आपको मिलेगा, 10x² माइनस 27x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। विद्यार्थियों, नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप पर जाइए और नीट और IIT मेन से रिलेटेड जो कोर्स है उसको आपको बाय करने के बाद में आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। सीधे आप नोट्स भी खरीद सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यदि आपको ये नोट्स की हार्ड कॉपी चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल पर या जो ऐप है उस पर जाकर आप हमें रिक्वेस्ट डालिए, हम आपको इनकी हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए एक बार देख लीजिए, ये हमारे पास में है द्विघात समीकरण। इसमें a बराबर हमारे पास में है 10, b बराबर है माइनस में 27 और c बराबर है 5। आप देख लीजिए एक एक करके इसको हम कंपेयर करते हैं तो a बराबर आपको 10 मिलेगा, b के स्थान पर है माइनस में 27 और c के स्थान पर है 5। तो इसका हल क्या होंगे? समीकरण के हल, समीकरण का जो हल है वो क्या होगा? देखिए यहां से x बराबर माइनस b का मान है 27, फिर प्लस माइनस अंडररूट में, ये एक तो माइनस का जो साइन है वो इस फॉर्मूले में आ रहा है, b का मान भी माइनस में 27 है, फिर है हमारे पास में b², तो माइनस 27 का स्क्वायर हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया 729। फिर आप देखेंगे माइनस 4ac, 4 a का मान हमारे पास में है 10, c का मान हमारे पास में है 5, c का मान कितना है 5 अपॉन 2a और a का मान हमारे पास में है 10। तत्पश्चात x बराबर कितने आ जाएगा? देखिए यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 27 प्लस माइनस अंडररूट में 729 माइनस, देखो यहां से ये हो जाएगा 200 बट्टे में 20। देखो ये कितना आ जाएगा? 27 प्लस माइनस 729 माइनस 200, तो ये 529 हो गया और 529 का अंडररूट भी करना है तो वो हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो देखिए एक बार तो हम प्लस का साइन लेंगे, एक बार हम माइनस का साइन लेंगे, और जब हम प्लस का साइन लेंगे, प्लस लेने पर जो x का मान आएगा वो हमारे पास में क्या आएगा? 27 और 23 50 हो जाएगा, 50 बट्टे में 20 मतलब 5/2 मान आएगा। और माइनस का साइन लेने पर x2 बराबर कितना आ जाएगा? इसमें से घटा दीजिए तो 4 बट्टे में 20 आ गया, 1 बट्टे में 5 आ गया। तो x के दो मान हैं, एक तो 5/2 और 1/5, ये इसके दो मूल है, हल इसके दो होंगे 5/2 और 1/5। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इसे आपको यूज में लेना, हल करना अवश्य ही आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग भी हम बहुत बार करने वाले हैं। तो यदि आप भौतिकी पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स भी आना जरूरी है, और जो हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, कम से कम उतनी तो आनी चाहिए, उतनी जरूरी है। 5 वीडियो में आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, बहुत कुछ आप पहले से जानते हैं, और इसको यदि अप्लाई करना आपने समझ लिया, देख लिया, तो आपके इन फ्यूचर फिजिक्स में हम जब भी इनको यूज में लेंगे काफ़ी इजी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय, ये तो थी द्विघात समीकरण, अब हम क्या यूज में लेने वाले हैं? द्विपद प्रमेय आपको बताने वाले हैं, उसका हल आपको बताने वाले हैं, फिर उसका अनुप्रयोग भी हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल से उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय भी भौतिकी में बहुत यूज में आती है, आपको यहाँ पर समझना है, अप्लाई कैसे करना है वो भी समझना है। देखिए द्विपद प्रमेय है क्या? द्विपद प्रमेय, देखिए यदि हमारे पास में 1 प्लस x की घात है n, तो इसका हम विस्तार करेंगे, इसका एक्सपेंशन हम करने वाले हैं, उसी को हम कह रहे हैं द्विपद प्रमेय।
तो देखिए क्या होता है इसका एक्सपेंशन, 1 प्लस एन अक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ऐसे ही चलता जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अक्स की घात 4 बट्टे में फैक्टोरियल 4, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा ऐसे ही। एक चीज़ ये समझ लीजिए कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। जैसे फैक्टोरियल 3, इसका मतलब है 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 2, इसका मतलब है 2 गुणा 1। तब तक आपको मल्टीप्लाई करना है जब तक 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 6, इसका मतलब है 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्लियर? 0 तक नहीं ले जाना है, अन्यथा तो सारी राशि 0 हो जाएगी। क्लियर? तो एक बार इससे द्विपद प्रमेय को देख लीजिए। 1 प्लस अक्स की घात n होती है, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर? अब इसमें हम कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि यदि ये जो अक्स है ये 1 से काफ़ी छोटा हो, यदि ये जो अक्स है वो क्या हो, 1 से काफ़ी छोटा हो, तो ये जो प्रमेय है वो क्या हो जाएगी। अक्स यदि बहुत छोटा है 1 से, तो जो उच्च घातें हैं उनको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। 1 से काफ़ी छोटा हो गया, और 1 से छोटी राशि का जब स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटे हो जाएगी, क्यूब करेंगे तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का भाग लगा रहे हैं, तो जो राशि है अक्स यदि क्या है 1 से छोटी है, तो उसको हम नगण्य मानकर, उच्च घातों को हम नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं तो इन पदों को छोड़ देंगे। जितनी घातें बड़ी होगी वो राशि उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। जैसे मैं बात करूँ अक्स से जो वैल्यू है 1 से छोटी लेकर चलिए, मैं ले लूँ 0.5। 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 0.25 हो जाएगा, 0.25। और यदि हम ये इसका क्यूब करेंगे तो 0.125 हो जाएगा। तो बहुत छोटा होता जा रहा है। तो जितना अक्स की वैल्यू यदि 1 से छोटी है और जितनी ज़्यादा घातें होगी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, इसलिए उच्च घातों को नगण्य मानकर हम छोड़ देंगे। यदि ऐसी स्थिति है, मोड ऑफ अक्स वेरी वेरी लेस देन 1, देन हम इसको क्या पुट कर देंगे, देखिए तब उच्च घातों को तो हम नगण्य मान ही लेंगे। 1 प्लस अक्स की घात जो n है इसको हम पुट कर देंगे 1 प्लस एन अक्स, 1 प्लस एन अक्स लिख देंगे। फिर देखो 1 प्लस एन अक्स आ गया, उच्च घातें नगण्य हो गई है। अब फिर देखें यदि ऐसा होता है 1 प्लस अक्स की घात माइनस एन, देन 1 माइनस एन अक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस एन ये तो यही आना है, तो 1 माइनस एन अक्स हो जाएगा। फिर 1 माइनस अक्स की घात एन, देन यहाँ पर 1 माइनस एन अक्स हो जाएगा। और यदि ऐसा हो 1 माइनस अक्स इसकी घात माइनस एन, देन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस अक्स हो जाएगा, 1 प्लस अक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास में फॉर्मूले आने वाले हैं, प्राप्त होने वाले हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इस द्विपद प्रमेय से रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देते हैं कि देखिए ये जो एग्जाम्पल है वो कक्षा 11 में ही है। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो gr² अपॉन है। देखिए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है स्मॉल g। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, स्मॉल g होता है। देन पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, एग्जाम्पल में आपके सामने पुट कर रहा हूं, पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई पर g का मान वो है g डैश। वो कितना है, g डैश। और ये बराबर होता है g इंटू में r² बट्टे में r प्लस h का होल स्क्वायर। ये होता है विद्यार्थियों, ये वाली वैल्यू होगी। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाकर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, r² से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास में g बट्टे में r² का इसमें भाग लगाएंगे तो
है। देखिए आर स्क्वायर से ये तो हो गया 1, इधर हम आर स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, देखो जब हम इसके ब्रैकेट में ले जाएंगे आर को तो आर तो डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये आ चुका है हमारे पास में। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, चलिए देख लीजिए, जी डेस इक्वल टू जी इंटू में 1 प्लस एच बाई आर की घात आ गई है -2। 1 प्लस एच बाई आर की घात कितनी आ गई है, -2। इसका हम द्विपद प्रमेय से विस्तार कर देंगे। n का मान यहां पर कितना है, -2। n का मान कितना है, -2। तो अब देखो ध्यान देना, अब समझते हुए इसको हम अप्लाई करने वाले 1, तो 1 आ गया। फिर n का मान कितना है, -2, तो -2 h बाई आर, क्योंकि x की जगह कितना है, h बाई आर, तो 1 - 2 h बाई आर आ गया। फिर प्लस का साइन है, माइनस मतलब n इंटू n - 1, तो n तो है माइनस में 2, फिर है n - 1, तो -2 - 1 कितना हो गया, -3 हो गया। फिर x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2, तो x तो यहां पर है h बाई आर, इसका होल स्क्वायर, और फैक्टोरियल 2 को मैंने यहां पर लिख दिया। फिर अब देखो ये ऐसे ही चलता रहेगा, n इंटू n - 1, n - 2, फिर x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही चलता रहेगा। बट यहां पर ये जो h है वो काफी छोटा है, h क्या है, काफी छोटा, h लेस देन r, तो इसकी जो घातें हैं उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर इनको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे विद्यार्थियों। देखिए हो सकता है विद्यार्थियों आपको ये जो फॉर्मूला है वो याद नहीं हो, पहली बार देख रहे हो, बट इसको अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूला आना जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो हम आपको सिखाएंगे, आने वाले समय में बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में हम सिखाएंगे आपको। तो फिलहाल ये समझना है कि इससे सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय को अप्लाई करेंगे, और द्विपद प्रमेय से देखो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा। उच्च घातें 3 वाली घात हमने नगण्य मान ली, इसको भी हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। देन हमारे को क्या मिल जाएगा, जी डेस बराबर जी 1 प्लस एच बाई आर की घात -2, और इसे हम 1 - 2h बाई आर लिख सकते हैं, 1 - 2h बाई आर, और ये जी इसके गुणा में ही है, जी इसके क्या है, गुणा में ही चल रहा है। तो ये हमारे पास में गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर, तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने कुछ फॉर्मूले बताए आपको बीजगणित के, इसके साथ में द्विघात समीकरण और द्विपद प्रमेय आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि ये यूज में आती है और बच्चे इन्हीं को अप्लाई नहीं कर पाते। जो मैंने शुरू में फॉर्मूले बताए a + b का, a - b का होल स्क्वायर, वो तो कर लेते हैं, वो तो याद भी होंगे आपको, बट द्विघात समीकरण और द्विपद प्रमेय दोनों अप्लाई होना आना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पर समांतर श्रेणी तथा गुणोत्तर श्रेणी, इनके कुछ फॉर्मूले सूत्र देख लेते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम बात करेंगे यहां पर समांतर श्रेणी की। देखिए क्या होती है, यदि 2 क्रमागत लगातार पदों की बात करें तो उनमें नियत अंतर वाली जो श्रेणी है उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए उनसे रिलेटेड हम nवें पद का फॉर्मूला तथा n पदों के योग का फॉर्मूला आपके सामने रखने वाले हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। चलिए क्या देखेंगे अब, समांतर श्रेणी। देखिए ऐसी श्रेणी जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं
के मध्य का अंतर नियत रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि ये जैसे हमारे पास में 1 2 3 ये एक एग्जाम्पल है। क्लियर? इसके अंदर संख्याओं के मध्य का जो अंतर है वो 1 है। दूसरे एग्जाम्पल में आपके सामने रख देता हूं, 1 3 1 4 लेता हूं, मैं 3 का अंतर ले लेता हूं यहां पर, 10 13 ये भी एक समांतर श्रेणी है। 2 4 6 8 10 ये भी एक समांतर श्रेणी है। हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, मान लेते हैं कि ये कोई एक समांतर श्रेणी है, A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। तो nवें पद का तथा n पदों के योग का, देखो nवां पद तो कौन सा होगा, मतलब जैसे इसमें 10वां पद तो क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। इसमें 10वां पद क्या होगा ये हमें नहीं पता। इसमें 10वां पद 20 होगा। इसमें तो देखने से ही पता चल गया, हमने इसे एकदम सिंपल सी जो श्रेणी ली है, एग्जाम्पल ही ऐसे लिए, बट इसमें नहीं चला। 50वां पद नहीं पता, 50वां पद कौन सा होगा नहीं पता है, तो उनको हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में nवें पद का सूत्र है, nवां पद nवां पद, तो उसको हम लिखेंगे an से। किससे पुट करेंगे, an से, जो कि बराबर होगा A0 प्लस n-1 इंटू डी। ये जो d है इसको हम सार्वअंतर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, लगातार दो पदों के मध्य का अंतर आप कह सकते हैं। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, इन दो का अंतर ले लीजिए, इन दो का अंतर ले लीजिए, यही है सार्वअंतर d। अब जैसे मान लीजिए कि हम इस एग्जाम्पल में, ये वाला हमारे पास में एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम बात करें कि भाई जैसे 20वां पद क्या होगा, इसका 20वां पद क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में है, कौन सा एग्जाम्पल है, मैं यहां पर ले लेता हूं 1 4 7 10 13 में 20वां पद। 20वां पद क्या होगा ये हमें निकालना है। तो n बराबर कितना है, यहां पर 20 है, A0 बराबर कितना है 1 है, D बराबर कितना है 4 - 1 3 है। तो nवां पद मतलब 20वां पद A20 बराबर आ गया हमारे पास में A0 प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मैं एक बार तो फॉर्मूला ही रख देता हूं, A20 बराबर कितना आ गया 1 पहला पद, तो 20 - 1 इंटू 3, तो 1 प्लस, देखो 20 - 1 कितना हो गया 19, 19 को 3 से गुणा करेंगे 57, एक 58 आ गया। कितना आ गया 58 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, आप यहां पर अब जैसे मैं n पदों के योग का फॉर्मूला आपके सामने रखूं, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों की योग के दो फॉर्मूले हैं विद्यार्थियों। कितने फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही देख लेते हैं। देखिए एक तो आसान सा जो फॉर्मूला है, n पदों का जो योग है उसको हम s n से पुट करेंगे, n/2 A0 प्लस an। ये एक आसान सा है, पहले पद और nवें पद को जोड़ दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, पदों की संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर। दूसरा जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में क्या है, n/2 2A0 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास में एक आसान सा फॉर्मूला है विद्यार्थियों। इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा n पदों की समांतर श्रेणी का योग। जैसे मैं अब यहाँ पर
ये वाली श्रेणी ले लेता हूं, ये वाली श्रेणी ले लेता हूं। अब जैसे इसमें हमारे पास में 10 पदों का योग, 10 पदों तक, n पदों तक का योग हमें ज्ञात करने का फॉर्मूला है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना होता है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो जैसे मान लो कि मैं 100 तक का योग ज्ञात करना चाह रहा हूं, 1 से 100 तक का योग, तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए। 1 से 100 तक का, तो यहाँ पर 100 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तो 100/2, पहला पद 1, फिर अंतिम पद 100, क्या आ गया 100/2 इंटू में 101, तो इसमें ये 50 बार में कट गया, तो देखिए कितना आ गया 505 जीरो, ये आंसर आ गया विद्यार्थियों 5050 ये आंसर आ गया है। क्लियर? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? विद्यार्थियों अब हम यहां पर देखने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है? इस श्रेणी का जो कोई भी पद है वो उससे ठीक पहले वाले पद को एक निश्चित राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो उस श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। क्या कहा जाएगा? गुणोत्तर श्रेणी। तो ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पद को नियत राशि से गुणा करने पर प्राप्त हो। पूर्ववर्ती पद को नियत राशि से गुणा करने पर प्राप्त हो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। क्लियर? देखिए इसे आप समझें कि इसमें क्या होगा। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जैसे हमारे पास में कोई संख्या है 2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर इसको 2 से गुणा करेंगे 8, इसको 2 से गुणा करेंगे 16, इसको 2 से गुणा करेंगे 32। तो ये हमारे पास में एक गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें प्रत्येक पद को क्या करोगे, इस पद को 2 से गुणा करेंगे ये, इसको 2 से गुणा करेंगे ये, इसको 2 से गुणा करेंगे ये, इसको 2 से गुणा करेंगे ये। हर बार 2 से ही गुणा हो कोई आवश्यक नहीं है, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 1/3 से भी हो सकता है। क्लियर? जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें, आपके सामने ही रख दें। ये हमारे पास में है 81, इसको 1/3 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 27, इसको 1/3 से गुणा करेंगे 9, इसको 1/3 से गुणा करेंगे 3, ये आ गया 1, फिर 1/3, 1/9, ऐसे चलता जाएगा। इसमें प्रत्येक पद को हम किससे गुणा कर रहे हैं? 1/3 से गुणा किया जा रहा है। क्लियर? देखिए गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक रूप हम किस तरीके से गुणोत्तर श्रेणी को लिख सकते हैं? तो देखिए पहला जो पद है वो a, दूसरा पद है a इंटू आर, तीसरा पद है a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब, यही चलता जाएगा क्योंकि हर अगला पद r से गुणा करने पर प्राप्त हो रहा है। ये जो r है, r, इसको हम कहते हैं सारवय अनुपात, सारवय अनुपात। तो यहां पर ये जो सारवय अनुपात है, इसमें इसका भाग लगाने पर प्राप्त होता है। ये जो r है, ये यहां पर सारवय अनुपात होता है जो कि यहां पर 2 है, और यहां पर जो r है वो है 1/3, 1/3। अब यहां पर हम देख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी में n पदों के योग का फॉर्मूला और गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों के योग का फॉर्मूला, दोनों देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों के योग को हम Sn से पुट करेंगे। किससे लिखा जाएगा? Sn से प्रदर्शित करेंगे। ये a,
1 माइनस आर की घात n बट्टे में 1 माइनस आर। ये जो r है वो क्या है, सार्वनुपात a ही इसका पहला पद है। a क्या है, पहला पद। तो n पदों का योग ऐसे ज्ञात करेंगे। क्लियर। आप ये जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें जैसे nवां पद आप ले सकते हैं, चौथा पद, पांचवां पद, 10वां पद, तो उनका योग इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। महत्वपूर्ण है, ये आएगा बहुत कम यूज पर भी याद करना जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि गुणोत्तर श्रेणी के रूप में भी हमें कोई इक्वेशन मिल जाएगी और उनका योग करना पड़ सकता है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग कैसे करेंगे, एस एन बराबर ए बट्टे में 1 माइनस आर, ए बट्टे में 1 माइनस आर। ये आप सीधा फॉर्मूला यहां पर हम लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो यहां पर एन पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये थी विद्यार्थियों गुणोत्तर श्रेणी। अभी तक हमने देख लिया बीजगणित के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, उसमें द्विघात समीकरण और द्विपद पर में काफी महत्वपूर्ण है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी भी हमने देखी है। अब हम थोड़ा सा इसका जो सेकंड पार्ट है ज्यामिति की ओर बढ़ेंगे। ज्यामिति में कौन कौन से फॉर्मूले महत्वपूर्ण है, उनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, वो अब देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम लेकर चलेंगे ज्योमेट्री के कुछ सूत्र, फॉर्मूले, सरल से हार्ड की ओर चलेंगे। कैसे अप्लाई करना है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ज्यामिति में वृत्त। ज्यामिति स्टार्ट कर रहे हैं और ज्यामिति में हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, हमने ले लिया है वृत्त। देखिए वृत्त सभी जानते हैं, ये हमारे पास में एक वृत्त है, इसका केंद्र O, रेडियस है R। रेडियस क्या है इसकी, R। तो देखिए इससे रिलेटेड है जो भी सूत्र फॉर्मूले हैं, एक तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर, सभी जानते होंगे। इसके साथ में वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और ये होती है 2 पाई R, 2 पाई R। अब हम बात करते हैं यहां पर अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त की। तो देखिए अर्धवृत्त के अंदर क्या हो जाएगा वो भी देख लीजिए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो क्या होगा, क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर का आधा हो जाएगा। पाई R स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आधा। परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई R की आधी प्लस R और जोड़ना है, 2R जोड़ना है इसमें। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी हमारे पास में, देखो इसका आधा करेंगे इसकी, तो ये यहां से यहां तक आ गई है पाई R प्लस 2R। तो ये कितनी आ गई है, R पाई प्लस 2 आ गई है, R पाई प्लस 2। अब देखिए कई बार हमें क्या होता है, वृत्ताकार चाप मिल जाता है, पूर्णतया वृत्त नहीं मिल पाता। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक कोई चाप मिल गया है। क्या मिल गया है, ये चाप मिल गया, ये केंद्र है, ये थीटा है, ए से बी तक ये चाप है S, इसकी रेडियस है R। तो इस चाप की लंबाई, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो आप जानते ही हैं। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बट्टे में त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे में त्रिज्या। थीटा बराबर चाप S और त्रिज्या R। क्लियर। S और R मीटर में है, थीटा रेडियन में है। तो ये रिलेशन होता है और इन रिलेशन पर आधारित क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ये तो हमारी रही है पहली आकृति वृत्त। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब लेते हैं हम वृग। वृग क्या होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान और कोण भी समान 90 डिग्री के, तो वो होता वृग। वो क्या है,
वर्ग, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। ये हमारे पास में वर्ग, इसकी भुजा की लंबाई a, चारों भुजाओं की लंबाई वैसे क्या है, समान होगी, और सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सभी कोण क्या हैं, 90 डिग्री के। अब देखो A से B C D सारी चीजें देख लेंगे हम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो यहां पर a भुजा है तो a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर हो गया। फिर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, यहां तक तो आसान सा ही काम है। 4 इंटू भुजा 4a हो गया। इस सूत्र डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 4a हो गया है, ठीक है। अब देखो कई बार वर्ग का विकीर्ण की आवश्यकता पड़ेगी और सिर से इसके विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु O तक डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देख लीजिए। तो वर्ग का विकीर्ण कितना हो जाएगा, वर्ग का विकीर्ण ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो ये वाली भुजा A, ये वाली भुजा A, ये कोण 90, तो ये कर्ण हो गया। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट, यह आ जाएगा अंडरूट में 2a, अंडरूट में 2a, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का रूट करेंगे तो अंडरूट में 2a आ जाएगा। क्लियर। अब देखो हमें AO कह दो, BO कह दो या CO कह दो, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसके विकीर्ण की आधी होती है। विकीर्ण की क्या है, आधी। इसका मतलब है कि अंडरूट 2a बट्टे में 2, इसका मतलब ये हो गया है a बट्टे में अंडरूट 2। ये वाली जो बात है इसको एकदम में ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये यूज में आती है, बहुत जगह यूज में आएगी, इसलिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वर्ग के सिर से इसके केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस है वो a/√2 होती है और जो विकीर्ण होता है वो अंडरूट 2a के बराबर होता है। हर चीज रटने की नहीं है, समझकर आप याद करें, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, कैसे आई वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अगली आकृति की ओर बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं आयत। अगली जो आकृति है, अगली जो ज्यामिति है वो हमारे पास में क्या है, आयत हम लेंगे। आयत, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये हमारा रह गया है आयत। वैसे काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं बहुत। ये हो गई है इसकी लेंथ, ये हो गई है इसकी ब्रेथ। क्लियर। ब्रेथ को b से, लेंथ को l से। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, l इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या हो जाएगा, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, क्योंकि लंबाई 2 बार आ रही है, चौड़ाई 2 बार आ रही है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके विकीर्ण की। तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, तो ये इस ट्राइंगल का कर्ण हो गया। तो इसका विकीर्ण कितना हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा अंडरूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका विकीर्ण हो गया। और यदि इसके सिर से इसके केंद्र की डिस्टेंस पता करनी हो तो इसमें भी 2 का भाग हम लगा देंगे। क्लियर। तो वृत्त, वर्ग और आयत यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज की ओर चलेंगे। यहीं पर देख लीजिए त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, उसको हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बार बार इस चीज को आपको बतानी ना पड़े, एकदम क्लियर कर लीजिए, दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि ये हमारे पास में कोई ट्राइंगल है, ये है इसका आधार, ये क्या है इसका आधार, और ये है इसकी ऊंचाई, आधार से ऊंचाई। अब देखिए ये वाली भुजा A कह दें, इसको B कह दें, इसको C कह दें। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चाहे कोई सा भी त्रिभुज हो उसके अंदर यही फॉर्मूला लगना है। देखो आधार तो आ ही गया, उससे इसके जो शीर्ष है उससे आधार को मिलाने वाली जो लंबवत रेखा है वो इसकी ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगी। तो आधार गुणा ऊंचाई अपॉन 2 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। परिमाप यहां पर a + b + c के इक्वल हो ही जाएगा, a + b + c, ये इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। अब मैं कुछ ऐसी स्थितियां बताता हूं जिसमें एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है। एक समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं बराबर होगी, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। वैसे सभी जो त्रिभुज होते हैं उनमें अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मैं यहां पर एक ट्राइंगल, जो स्थिति आपके यूज में आती है, कक्षा 12 में यूज में आती, ये हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के अंदर देखो हमें क्या करना पड़ता है, कई बार इसके शीर्ष से इसके केंद्रक के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ती है। एक दो जगह ऐसी स्थितियां आएगी तो वो हमें पता होना जरूरी है। क्लियर, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में भी आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसी सिचुएशंस आएगी, तो उन्हें मैं समझा देता हूं, समझ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये बिंदु है A, इसको मैं देता हूं B और इसको देता हूं मैं C। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होगा, AB बराबर है BC के और बराबर है CA के। और ये हम कितनी मान लें, भुजा की लंबाई हमने कितनी कंसीडर कर ली है, L मान ली है। कितनी मान ली, L। हमें क्या करना है, इसके शीर्ष देखो, इसको समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण का समद्विभाजन कर दीजिए, सामने वाली भुजा का समद्विभाजन कर दीजिए, उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्रक यहां पर होगा। तो हमें AO ज्ञात करना है, AO ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यही हमें देखना है, समझना है। AO कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, L। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, L। यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी है, L है। ये तो इतना तो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर, हमें इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने D। ये कोण 90 डिग्री, A से लेकर D तक की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, A से D तक की। तो ये एक ट्राइंगल हो गया ACD। तो ACD के अंदर हमें AD निकालना है। ACD में क्या निकालना है, AD। तो ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा AC तो कर्ण हो गया, तो ये तो लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान देना, AD बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का रूट। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो हो गया L स्क्वायर, माइनस आधार स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 रह जाएगी, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो L, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो L/2। तो L/2 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बट्टे में 4 का रूट। AD बराबर कितना आ गया, AD बराबर आ गया हमारे पास में 3/4 L स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया √3/2L, √3/2L आ चुका है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गई। ये तो हो गई है A से लेकर D तक की डिस्टेंस। हमें ज्ञात करनी है AO। AO इसकी आधी नहीं है। क्या होता है, ये जो केंद्रक होता है वो इस रेखा को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। हमें AO ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AO। देखो कैसे निकलेगा, यहां पर AO बट्टे में AD, इनका जो अनुपात है वो 2:3 होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये तो जो अनुपात है वो 2, ये जो अनुपात है वो 1, टोटल जो अनुपात है वो 3। तो AO बट्टे में AD मतलब 2:3, 2:3। AO तो ये है, AD ये है, तो ये क्या हो गया, 2:3 हो गया। ये जो केंद्रक है वो इस भुजा को कितने भागों में डिवाइड किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपने कक्षा 9-10 में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो होता है, क्लियर बात है। ठीक है,
देखिए विद्यार्थी, बहुत सारी चीज़ें कोरोना में छूट चुकी है, आपने शायद कम पढ़ी होगी और कुछ बच्चों ने पढ़ी भी होगी, बट आपको ये चीज़ें तो समझनी पड़ेगी अब तो, क्योंकि यहाँ पर अब छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज़ को। तो AO बराबर 2/3 AD, और AD कितना है, अंडरूड में 3/2/3, AD का मान है अंडरूड में 3/2L। तो यहाँ से एक अंडरूड में 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, L बट्टे में अंडरूड 3 आ जाएगा। AO कितना आ जाएगा, शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी आ गई, L बट्टे में अंडरूड 3, L बट्टा अंडरूड 3 आ चुकी है। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर भी कुछ सिचुएशंस हैं जिसको हमें समझना है, ज्ञात करना है। ये जो वाली सिचुएशन है वो कई बार आती है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया यहीं पर। ठीक है विद्यार्थियों, 2-3 जगह तो अवश्य ही आएगी। तो देख लेते हैं, इसको हमने बता दिया है। फिर अगली ज्यामिति की ओर बढ़ते हैं। 4 हो चुकी है, अब हम अगली लेते हैं घन। विद्यार्थियों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बट समझ में आना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बेसिक चीजें हैं। चलिए अगली जो हमारी आकृति है वो है घन, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। 6 इसमें फलक होंगे, 8 इसमें शीर्ष होंगे। क्लियर? तो देखिए घन के अंदर सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और भुजाएं कितनी होती हैं, आप काउंट कर लीजिए। देखो ये सब कुछ भुजाएं हमने आपके सामने रख दी है। क्लियर? तो 12 इसमें भुजाएं हो चुकी है, 8 इसमें शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, सब सेम होंगे, भुजाओं की लंबाई भी और फलकों का क्षेत्रफल भी। क्लियर हो गया? तो यहां पर देखिए एंगल भी 90 डिग्री का होता है। घन का क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का आयतन, क्योंकि इसके अंदर आयतन होता है, तो वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन का विकीर्ण कितना होगा, घन का विकीर्ण तो होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा होता है। क्लियर? देखो कैसे याद करते हैं, कैसे आता है ये, वैसे छोटी क्लासों में ही क्लियर हो जाता है, ये तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आना जरूरी है, क्योंकि जब हम 12th का एक पार्ट पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, जब चुंबकीय फ्लक्स पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें हमें एकदम क्लियर करनी है वहाँ पर। तो यहीं पर क्लियर हो जानी चाहिए घन क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से होंगे। ये सारे के जो फलक होते हैं, 2-2 फलक एक दूसरे के समांतर होते हैं। क्लियर है ना, जानते होंगे आप। चलिए हम मान लेते हैं आपको पता है, क्योंकि छोटी क्लासों में इतना तो पढ़ा है। घनाभ, देखिए इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीजें होगी। और जो क्षेत्रफल है, घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 2 टाइम्स, क्योंकि 6 फलक होंगे, 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, और उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 6 फलक हो गए। फिर हम बात करते हैं घनाभ का आयतन, तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गोला, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है गोला। लगने में आपको इनके फॉर्मूले आते हैं, अच्छी बात है, पर इसे भी समझना है। गोला, देखिए गोला और वर्त दिखने में बोर्ड पर एक जैसे बनेंगे, दिखने में एक जैसे। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है 4πr²। आयतन कितना होता है, आयतन होता है 4/3 πr³। ये तो आप जानते ही होंगे। क्लियर? बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला आधा गोला है, क्या हो जाएगा, ऐसे अर्धगोला बना दिया मैंने।
इसका क्षेत्रफल देखो, इस वाले वक्राकार भाग का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर किसका भाग लगा दें, 2 का भाग लगा दें तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला जो फलक आप देख रहे हैं इसका भी क्षेत्रफल होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो कुल मिलाकर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। आयतन कितना होगा अर्धगोले का आयतन, इसके आयतन का आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो विद्यार्थी बहुत सारे फॉर्मूले आपके सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा याद करने की जो टेक्निक है, बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। मात्रक विमाएं हमने पढ़ ली है, कुछ भौतिक राशियों के मात्रक आपको सीधे याद रखने पड़ेंगे, मात्रक आपको सीधे याद रखने पड़ेंगे, फॉर्मूले सीधे याद रखने हैं, विमाएं सीधे याद रखनी है। कैसे पॉसिबल होगा ये? तो देखिए इसे आप क्या करें, हमें बहुत बड़ी तैयारी करनी है। उसके लिए इस तैयारी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट्स में बांटकर हम इस फतेह को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप एक कागज़ लीजिए, उसमें इन फॉर्मूलों को पुट करो, लिखते जाओ, और उस फॉर्मूले वाले कागज़ को अपने जेब में रखें। कहीं पर भी सफ़र में जा रहे हो, स्कूल में आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तब आप उनको अपने कहीं पर भी जब भी मन हो मोबाइल से ज़्यादा कागज़ में लिखें, उनको देखें, फिर जेब में डाल लीजिए। जब कभी भी आपको सोते टाइम मनन कीजिए, और मनन करते करते यदि आपके फॉर्मूले मतलब याद नहीं हो रहा तो तुरंत उस कागज़ को निकाले, देखिए वापस। तो ऐसे है, एक आप अपना कागज़ बनाइए, और यदि उसके फॉर्मूले याद हो गए दूसरा कागज़ बनाइए। ऐसे करते जाइए, याद करते जाइए। स्पेलिंग याद करने का तरीका, फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है। आ गई बात समझ में? हमें पता है, जानते हैं कि भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बट कई बार क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर में अटके रहते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब नहीं कर पाते। इसके पीछे इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी रही है, तो उसे आप अच्छे से याद रहें कंप्लीटली। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, तो अच्छे से आपको फॉर्मूले याद रहें, फॉर्मूले, सूत्र, मात्रक, विमा जो भी हैं, जो हमें याद करने हैं उनको याद करें, टुकड़ों में याद करें, कागज़ पर लिख कर याद करें। ठीक है। नोट्स तो आप बनाते ही होंगे, इसके साथ में घूमने फिरने, खेलने के लिए जा रहे हैं, खेल कर वापस आ रहे हैं, स्कूल कोचिंग जा रहे हैं, तो उस समय भी उस कागज़ को साथ में रखें। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं बेलन। तो देखिए बेलन में हमने ऊंचाई ले ली है बेलन की h, ऊंचाई कितनी ले ली h, इसकी रेडियस हमने ले ली है r, कितनी ले ली है r। अब देखिए बेलन का आयतन, सबसे पहले मैं लिख देता हूं बेलन का आयतन, जो कि पाई आर स्क्वायर h के इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर h। फिर हम बात करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके अंदर एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, एक कुल क्षेत्रफल देखेंगे। तो वक्र पृष्ठ तो हो गया, ये जो वक्र वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल। इसकी टोटल जो लंबाई है वो 2 पाई आर, ऊंचाई h, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर h होता है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे इसमें, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और जोड़ देंगे, तो देखिए 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस एच। क्लियर। विद्यार्थी ये फॉर्मूले मोस्टली यूज में आने वाले हैं। हम यहां पर एक शंकु का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु देख लीजिए, मोस्टली यही आने वाले हैं। ये हमारे पास में शंकु है, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो रेडियस है वो r है, ये जो लेंथ है तिर्यक लंबाई वो l है, इसकी ऊंचाई h है। तो शंकु का जो आयतन होता है विद्यार्थियों वो 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 हो जाएगा बेलन का। वक्र भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर इसमें और जुड़ जाएगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, थोड़ा सा बड़ा है, आप अंत तक हमारे साथ में यूं ही बने रहे। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, जो अगले वीडियो में आप देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के हम 5 वीडियो लेकर आए, इसमें से एक वीडियो आपने आज देख लिया है, समझ लिया है। जल्द ही हम अगला वीडियो लेकर लौटेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।